Hello दोस्तों, this is Dr. Om Deshmukh. I am a pediatrician by profession and I have work experience of more than 12 to 13 years. आजकल जो आप एक पीडियाट्रिक में मतलब बच्चों में किड्स में खास करके जो बहुत बड़ा एक इशू मोबाइल एडिक्शन का देखते हो, तो उसी रिगार्डिंग मैंने आज सोचा कि आपसे कुछ बात की जाए, कुछ टिप्स कुछ उसके लिए इलाज घरगुती हम शेयर करें और इसके कारण इसके साइड इफ़ेक्ट जो है उसको भी हम डिस्कस करें। सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि मोबाइल एडिक्शन किसको कहते हैं, क्योंकि हर बच्चा आज के ज़माने में, आज का जो एक सोशल मीडिया का ज़माना है और काफ़ी पेरेंट्स बिज़ी रहते हैं और मोबाइल की अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि हर बच्चे को आसानी से मोबाइल मिल जाता है। जब हम छोटे थे, मतलब जो मेरी उम्र के लोग हैं या जो आज उनके 30s या 40s में है, तो हो सकता है कि मोबाइल की अवेलेबिलिटी तब हमारे बचपन में इतनी नहीं थी। इवन आज जो 25-30 साल के, उनको भी बचपन में मोबाइल नहीं मिलता था। ठीक है, मुझे याद है मेरा फर्स्ट मोबाइल हैंडसेट मैं जब MBBS फर्स्ट ईयर में था तब मिला था। ठीक है, तब तक हमने हमारा करियर एक अच्छे खासे लेवल पे लाया था। बट आज ये जो इजी एक्सेस और इजी अवेलेबिलिटी है मोबाइल डिवाइस की, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक दिक्कत का काम खास करके बच्चों के लिए, जहाँ पे बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग एंड दे डोंट हैव टाइम टू लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रंस और व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट दे आर ईटिंग एंड व्हाट दे आर लाइक मोबाइल कितना टाइम वो देख रहे हैं, ये सब चीज़ों पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाते। तो ऐसी फैमिली में मैंने पर्सनली देखा है कि बहुत ज़्यादा ये इशू अभी आ रहा है सामने, और इसके ही कारण बहुत सारे बच्चों में आपको जैसे ऑटिज़म है, ADHD है और बहुत सारी ऐसी साइकोलॉजिकल इश्यूज़ है जो आप देख सकते हो। तो ये थोड़ा सा कम होना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसका डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मोबाइल एडिक्शन किसे कहेंगे। मोबाइल एडिक्शन मतलब एक बच्चों में मोबाइल यूज़ करने की आदत उस हद तक बढ़ जाना कि उसके कारण उसका जो डेली रूटीन है वो अगर डिस्टर्ब होता है तो उसे हम मोबाइल एडिक्शन कहते हैं। ठीक है, मतलब अगर उसकी वो रूटीन टास्क है वो प्रॉपरली नहीं कर पा रहा है, जैसे कि स्कूल, उसकी जो बाकी रिलेशनशिप है, उसका नींद का जो समय है और ओवरऑल एक मेंटल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, ये अगर डिस्टर्ब हो रही है, मतलब वो प्रॉपर टाइम पे सो नहीं पा रहा है, सो नहीं रहा है, मोबाइल देख रहा है, रिलेशनशिप्स मतलब ज़्यादा बहुत फ्रेंड सर्कल नहीं बना पा रहा है, घर में भी जो सिबलिंग है उनसे भी ज़्यादा बात नहीं करता है, अपने दुनिया में खोया रहता है मोबाइल में। इवन स्कूल में जाना बहुत बार बच्चे टालते हैं मोबाइल के कारण, कुछ बहाने बनाते हैं, जैसे पेट में दर्द हो रहा है, ये कॉमन रीज़न रहता है। ठीक है, सर में दर्द हो रहा है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि जो मोबाइल से लाइट इमिट होता है उसके कारण आपका जो एक स्लीप का रिदम है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। मेंटल इश्यूज़ भी बहुत सारे उसे हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर अगर मोबाइल यूज़ हो जाता है या फिर उसकी अगर डेली लाइफ जो है उसके बीच में वो मोबाइल का उसका यूज़ अगर इंटरफेयर करता है तो हम उसे कहते हैं कि इसको मोबाइल एडिक्शन हो चुका है। आप सिंपल भाषा में समझ सकते हो। ठीक है, अब उसके कॉजेज़ क्या है। कॉजेज़ मैंने आपको ऑलरेडी जैसे हाईलाइट किए हैं कि सबसे पहला कॉज है ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ मोबाइल डिवाइसेस। ठीक है, मतलब मोबाइल डिवाइस आज इतना एक्सेसिबल हो गया है जैसे पहले हमारे ज़माने में नहीं था। दूसरा है एडिक्टिव नेचर, जो आजकल आप देखते हो सोशल मीडिया पे कि रील्स आ गई है, शॉर्ट्स आ गए हैं। इसमें क्या है कि अटेंशन स्पैन बहुत छोटा रहता है, मतलब आप एक 20-30 सेकंड का एक रील रहता है, उसमें आपको और एक के बाद एक वो स्लाइड आप करते जाते हो। उसमें कभी कॉमेडी रील आता है, कभी बच्चे अगर देख रहे तो हो सकता है कार्टून्स का भी कुछ आ जाए, कुछ सॉन्ग आ जाए, ट्रेंडिंग म्यूज़िक वगैरह सब उसके पीछे वो लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक थोड़ा सा एडिक्टिव नेचर का जो कंटेंट है वो कॉन्स्टेंटली बच्चों के सामने आते जाता है, और ऐसा कंटेंट आने के बाद वो एक स्लाइड करके देखते जाते हैं। मतलब बच्चे क्या, बड़े भी, अगर आप भी मोबाइल, मैं भी मोबाइल हाथ में ले लूँ और रील्स देखते बैठूँ तो हम पता नहीं चलता कि टाइम कैसे किल हो जाता है। ठीक है, बट एज ए एडल्ट हम कहीं ना ड्यूटी पे जाना रहता है, ये कुछ काम रहता है, तो हम अपने आप को उससे बाहर निकाल के हमारे काम पे फोकस करते हैं। बट बच्चों का बहुत, जैसे खास करके अभी समर की छुट्टियाँ चल रही है तो उनको फ़िलहाल तो एज सच मतलब ऐसा कोई काम नहीं रहता, तो हो सकता है कि वो मोबाइल ले लिया और बैठ गए अपना आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, कैसे पता, मतलब पता नहीं चलता है बच्चों को। और पेरेंट्स का भी जो सुपरविज़न है उसका भी कहीं ना कहीं आजकल थोड़ा सा एक मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा उसमें लैकिंग है पेरेंट्स भी, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, बोथ आर वर्किंग और दे हैव देयर डिफरेंट वर्क टू डू, एंड ये सब चीज़ों में फुल टाइम या पूरा टाइम बच्चों पे फोकस नहीं कर पाते। ठीक है, मैंने बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं कि जिनको, मतलब मेरे हॉस्पिटल में अगर मैं कोई बच्चा अगर एडमिट है, उसको सलाइन लगाना है, तो वो तभी शांत होता है जब उसके हाथ में मोबाइल देती है उसकी मदर। वो बच्चा मोबाइल देखते रहता है, फिर उसको वो सलाइन का भी दर्द नहीं होता और इंटरगैथ लगाने का भी दर्द नहीं होता और अच्छे से वो हंसते खेलते अपनी सलाइन लेता है। बहुत सारे बच्चों का इशू है कि वो खाना नहीं खाते हैं,
मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो फ़ोन करके पूछते हैं कि यार इसको इतने एडिक्शन हो गया अभी कि खाना जब तक मोबाइल नहीं देंगे तब तक खाएगा नहीं, ठीक है। तो ये बहुत ही डेंजरस एक सिनारियो है और सिम्टम्स है, इसको आपने थोड़ा जल्दी से जल्दी लिमिट करना चाहिए, ठीक है। अब इसके जो साइड इफ़ेक्ट है मैंने आपको हाईलाइट किए हैं, कुछ कॉजेज़ भी बताए। कॉजेज़ सबसे पहले इजी अवेलेबिलिटी ऑफ मोबाइल, देन एडिक्टिव नेचर ऑफ द कंटेंट, ठीक है, एंड लैक ऑफ पेरेंटल सुपरविजन। ये मेनली मुझे 3 रीज़न समझ के आते हैं जब तक मोबाइल एडिक्शन की बात है, ठीक है। उसके बाद उसमें ये जो इशू है, जैसे मैंने आपको कहा कि मोबाइल में अगर ज़्यादा आप इन्वॉल्व रहोगे, खास करके आपका बच्चा अगर मोबाइल में ज़्यादा इन्वॉल्व रहेगा, पढ़ाई में ध्यान नहीं देगा अगर वो स्कूल जाता है तो, ठीक है। मतलब बड़ा बच्चा है थोड़ा सा, जब स्कूल जाने लगा केजी में या फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके बाकी, तो पढ़ाई में थोड़ा सा ध्यान जो है वो कम हो जाएगा। होमवर्क है वो भी वो शॉर्टकट में ढूंढेगा कैसे करना है, क्या करना है। आजकल बच्चे स्मार्ट हो गए, थोड़ा बड़ा बच्चा अगर है तो उसको गूगल, चैट जीपीटी, एवरीथिंग ही नोज एंड ही विल सर्च फ्रॉम दैट एंड ही विल कॉपी पेस्ट, ठीक है। देखिए, मार्क्स लाना, रट्टा लगाना, पढ़ाई में नंबर लाना, इसको स्मार्टनेस नहीं बोला जाता। स्मार्टनेस आपकी क्रिएटिविटी से आप स्मार्ट बनते हो, ठीक है। फ्यूचर में आप रट्टा लगा के कितने नंबर लाए ये इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, बट आपने अपनी क्रिएटिविटी से कितना हासिल किया है, आप कितने क्रिएटिव माइंड के हो, ठीक है। ये इसके लिए क्रिएटिविटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को एक बुक से पढ़ाई करनी चाहिए और बाद में उसकी जो आंसर शीट है, होमवर्क है, उसने खुद होके दिमाग लगा के वो जो पढ़ा है, उसने जो समझा है, पढ़ के मतलब रट्टा नहीं, वो समझ के पढ़ा है, तो उसका एक एनालिसिस करने, उसके लैंग्वेज में उसने आंसर लिखना चाहिए। कहीं पढ़ के कॉपी पेस्ट करके अगर लिखता है तो दैट इज़ मतलब वो कोई काम का नहीं है, ठीक है। दूसरा, रिलेशनशिप में जैसे इश्यूज़ होते हैं, हम अभी साइड इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो रिलेशनशिप में मतलब बच्चे ना घर में बात करते किसी से, मम्मी डैडी से नहीं, बहन से नहीं, भाई से नहीं, ना दोस्तों से बात करते हैं, किसी से मिक्सअप नहीं होते। सोशल जो एक आस्पेक्ट रहता है वो कहीं ना कहीं कम होते जा रहा है। बच्चा अपने डिवाइस में खुश रहता है, ठीक है। नींद का जो मैंने बताया, खास करके जो ब्लू लाइट रहता है जो इमिट होता है मोबाइल की डिवाइसेस से, वो स्लीप में इंटरफेयर करता है। वो क्यों करता है, उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। सर्केडियन रिदम हमारा डिस्टर्ब कर लेता है वो, ठीक है। और जो कुछ हार्मोन्स रहते हैं वो प्रॉपर तभी सीक्रेट होता है जब हमको एक डार्क एनवायरनमेंट मिलता है, इसलिए हम सोते समय जनरल लाइट वगैरह ऑफ कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग लाइट है आंखों पे आने के कारण जो स्लीप रिदम है वो भी डिस्टर्ब होता है। आंखों के भी कुछ इशू हो सकते हैं क्योंकि कॉन्स्टेंट एक स्ट्रेन आता है आंखों पे और हम ऐसे नज़दीक मोबाइल लेके देखते रहते हैं, तो आंखों के भी इश्यूज हो सकते हैं। साथ में मैंने बताया कि जैसे कुछ साइकोलॉजिकल इशू है, ऑटिज़म है, एडीएचडी है, एंजाइटी, डिप्रेशन और बहुत सारे मेंटल इश्यूज़ है। क्योंकि बच्चा, देखिए, जब आप एक्सरसाइज करते हो, खेलते हो, कूदते हो, किसी से मिलजुल के रहते हो, तब है ना आप में हैप्पी हार्मोन्स जो है वो सीक्रेट होते हैं, चाहे बच्चा हो एडल्ट हो, और अपने को एक हैप्पीनेस की फीलिंग आती है। क्योंकि ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल, वी नीड लाइक फ्रेंडशिप, एक फ्रेंड सर्कल, किसी से हम बात करना, ये सब हमको अच्छा लगता है, ये हमारा बेसिक ह्यूमन नेचर है। अगर आप अकेले अकेले रहोगे तो कुछ दिन आपको हो सकता है अच्छा लगे भी, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, बट एक लॉन्ग टर्म आप अकेले नहीं रह सकते हो। अगर आप रहोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप कब डिप्रेशन में, एंजाइटी में या अदर कोई मतलब मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में चले जाओगे, वो आपको पता भी नहीं लगेगा। तो ये सब कुछ इशू जो है मोबाइल यूज़ से हो सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले देखिए, एज अ पेरेंट हमारा काम है एक रूटीन बना दीजिए। अभी हम सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। रूटीन बना दीजिए, एक लिमिट कर दीजिए। जैसे मैंने पर्सनली मेरे दोनों मतलब बच्चों के लिए बनाया है रूटीन, ठीक है। तो मैंने स्ट्रिक्टली सुबह 10 मिनट और रात को 10 मिनट, ये 2 टाइम उनको दिए हैं। अब वो हो सकता है कभी 10 से 15 मिनट हो जाते हैं, कभी 10 से 8 मिनट भी हो जाते हैं। उसके बाद में देयर आर स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन टू एवरीवन, मतलब मेरे मम्मी डैडी, मेरी वाइफ, मैं, वो खुद भी डॉक्टर, तो वो भी खुद ही मतलब वो 10 मिनट का रूल वो खुद ही फॉलो करती है। तो हम उसके ऊपर देते ही नहीं है। और बहुत बार अगर हम दोनों बाहर गए, मतलब हमारे ऑफिस, मतलब हमारे ओपीडी में गए या क्लिनिक में गए, उसके बाद में हो सकता है कभी दादा दादी उनको लाड़ प्यार में, आपके घर में भी होता होगा, मेरे घर में भी होता है, तो हो सकता है कि कभी बच्चे जिद कर रहे हैं तो दे देते हैं मोबाइल, ठीक है। और तब हो जाता है कि 10 की जगह वो 15-20 मिनट, आधा घंटा भी मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। तो उसका भी इलाज है कि आप उनको, मम्मी डैडी को थोड़ा सा प्यार से समझाइए। मतलब मम्मी डैडी मतलब हम अपने मम्मी डैडी को, आप बच्चों के दादा दादी को प्यार से समझाइए कि इसके जो है साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे ऐसे हो रहे हैं बच्चों को, और स्ट्रिक्टली हमें नहीं देना है। आप कुछ भी करो, मोबाइल का जो स्क्रीन लॉक है वो चेंज कर लो, उनको दो मत। बच्चा 1 दिन रोएगा, 2 दिन रोएगा, 3 दिन रोएगा, बट अगर रोने के बाद आप जिद पूरी करने लगे तो वही आदत उनकी सामने कंटिन्यू रहेगी, और कोई भी चीज़ के लिए बच्चा ऐसा जिद करते रहेगा। तो जब भी जिद करता है, अगर अच्छी चीज़ के लिए जिद करता है तो ठीक है,
आप उसको दे सकते हो, समझा सकते हो। बट अगर कोई बुरी चीज़ के लिए, चाहे वो मोबाइल एडिक्शन हो या कोई भी एनीथिंग जो आपको नहीं देना है, उसके लिए अगर बच्चा जिद करता है तो एट दैट टाइम यू जस्ट इग्नोर हिम। उस पर ध्यान मत दीजिए, उसको ज़्यादा पैम्पर मत कीजिए। 1-2 दिन रोने के बाद जब पता चलेगा कि गलत चीज़ के लिए जब मैं ज़िद करता हूँ तो वो मुझे नहीं मिलती है, उसको समझाइए वो क्यों गलत है। जब वो शांत हो जाएगा, कब थोड़ा रोना उसका बंद हो जाएगा, जब अच्छे मूड में रहेगा, तब आप उसको ये चीज़ें समझाए, ठीक है, कि ये आपके लिए गलत क्यों है और ये इसलिए हम आपको नहीं देंगे, ठीक है। तो ये आदतें जो है बच्चों के लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको कभी भी ये फीलिंग मत आने दीजिए कि हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास बहुत कुछ है, तो हम जो मांगेंगे हमारे मम्मी डैडी लेके देंगे। ये आदत वैसे भी इन जनरल बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। एक हमको रोल मॉडल, दूसरा एक हम क्या कर सकते हैं प्रिवेंशन के लिए, एक रोल मॉडल। बच्चे जनरली पेरेंट्स को फॉलो करते हैं। अगर आप उनको रोकोगे और आप चाहे वो मदर हो या फादर हो, ठीक है, या उनके दादाजी दादी हो, कोई भी, मतलब घर में अगर वो 1-2 घंटा खुद मोबाइल पे बैठते हैं और आप बच्चों को अगर रोकते हो, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि बच्चा आपको बोलेगा तो आप तो भाई 2 घंटे मोबाइल देखते हो, हमें क्यों रोकते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको एक रोल मॉडल का काम करना पड़ेगा। तो आप खुद भी लिमिटेशन में यूज़ करना पड़ेगा मोबाइल, एटलीस्ट बच्चों के सामने, ठीक है। देन आप उसको ये सब मैंने जो ऊपर चीज़ें बताई कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं सामने, कैसे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ या हेल्थ इश्यूज़ या ओबेसिटी जैसे, क्योंकि बैठे काम होता है मोबाइल से, तो बच्चे खेल कूद बंद कर देते हैं, तो ओबेसिटी, फ्रेंड सर्कल नहीं हो पाता है, फ्रेंड सर्कल नहीं हुआ तो कैसे लॉसेस हो सकते हैं सामने, क्योंकि फ्रेंड सर्कल बहुत ज़रूरी है हर चीज़ के लिए, ठीक है। चाहे आप स्कूल जाने के लिए हो, कहीं एक दूसरे की कॉपी, अगर आप कहीं स्कूल नहीं जाते हो 1 आध दिन तो उसके लिए हो, या कोई भी इन जनरल, मतलब आप कोई सेलिब्रेशन भी करना है तो आपको फ्रेंड चाहिए। विदाउट मतलब आप कितना भी बड़ा एक अचीवमेंट कर लो, बट आपको कोई शेयर करने के लिए, एंजॉय करने के लिए दोस्त ही नहीं है साथ में, तो उस सेलिब्रेशन भी आप कर नहीं सकते हो। तो ये सब चीज़ें, साइड इफ़ेक्ट्स, उनको आप प्रॉपरली समझाओ, ऐसा नहीं गुस्से से, प्यार से, जब उनका मूड रहता है सुनने का तब, ठीक है। और जब भी वो खेलते हैं तो उसके बाद है ना, आप उसका मोबाइल डिवाइस थोड़ी देर के बाद चेक करो, मतलब आप हिस्ट्री देखो कि वो कहाँ कहाँ गए थे, ठीक है। वो हिस्ट्री ट्रैक करना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ जो एडोलसेंट एज ग्रुप के बच्चे रहते हैं तो वो बहुत सारी गलत वेबसाइट और सब चीज़ें देख लेते हैं कभी कभी, तो आपको तो हिस्ट्री चेक करना भी बहुत ज़रूरी है। वो उसका भी आपको ट्रैक रखना चाहिए। अगर ऐसा कुछ चीज़ होती है तो उससे आप बात करो प्यार से, उसको समझाओ कि ये चीज़ें नहीं देखना है, क्या चीज़ें देखना है। उस पर भी थोड़ा, मोबाइल 15 मिनट बच्चा देखता है, दैट इज़ ओके, बट वो क्या देखता है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस पर भी आपको ध्यान रखना है, उस पर भी कंट्रोल रखना है, उसका भी चेक करना है। और मोबाइल कभी भी एक बंद रूम में बच्चों को नहीं देना है, मतलब वो अपने बेडरूम में गया मोबाइल देख रहा, ऐसा नहीं करना है। जो अगर थोड़ा बड़ा भाई बच्चा है, बहुत बार होता है कि बच्चे अपने रूम में अकेले में जाके मोबाइल देखते बैठते हैं, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर देखना है हमारे सामने बैठो, आप ड्राइंग रूम में बैठो, हॉल में बैठो, सबके सामने बैठो, ठीक है, अपना मोबाइल देखो 10 मिनट, दैट इज़ ओके, ठीक है। बट अगर अकेले में देखेगा तो हो सकता है वो गलत चीज़ें भी देख सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी इसके लिए फिर कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी आते हैं, जैसे कि बिहेवियरल थेरेपी आती है, कॉग्निटिव थेरेपी, उसमें हम रूट कॉज देखते हैं मोबाइल एडिक्शन का, और उसके बाद कुछ स्ट्रेटेजी आती है उसको कोप अप करने के लिए, ठीक है। जैसे फैमिली थेरेपी आती है कि फैमिली में कम्युनिकेशन बढ़ाया जाए, साथ में दोनों तीनों टाइम जब भी खाना वाना खाते हैं तो साथ में बैठा जाए, बच्चों से बात की जाए, स्क्रीन टाइम, ठीक है। कुछ सपोर्ट ग्रुप भी रहते हैं इसके लिए, ठीक है। तो ये डिफरेंट मतलब एक ट्रीटमेंट ऑप्शन आते हैं। या आपको डिटेल में अगर जानना है तो उसके लिए आप अपने नज़दीकी पीडियाट्रिशियन से या मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हो। तो ये कुछ इश्यूज़ है और मैंने कुछ एक शॉर्ट में कवर करने की कोशिश की है कि मोबाइल एडिक्शन क्यों ख़राब है, और इसको हम, इसकी जो कॉजेज़ है ये भी मैंने आपको डिस्कस किए इस वीडियो में, इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स है ये भी बताया, और कुछ जो सॉल्यूशंस है ये भी मैंने आपको बताया। जब भी मोबाइल बच्चा नहीं देखेगा या आपने जो टाइम सेट किया है उतना ही देखेगा, तब आप उसको शाम को, रात को सोते समय रिवॉर्ड ज़रूर करें, ठीक है, ताकि उसको भी अच्छा लगे कि चलो मैंने आज कुछ फॉलो किया इंस्ट्रक्शन तो मुझे रिवॉर्ड भी मिलता है। और उसको थोड़ा रात को सोते समय आप बच्चों को स्टोरी वगैरह सुनाइए, बजाय मोबाइल देखिए, ठीक है। आप खुद रोल मॉडल बनिए। तो ये मैंने आपको एक ओवरऑल कॉजेस, साइड इफ़ेक्ट्स एंड ट्रीटमेंट ऑप्शन, मतलब घरगुती आप, मतलब घर पे आप जो इलाज कर सकते हो फैमिली के तौर पे या पेरेंट्स के तौर पे, वो भी बता दिए। और अगर उससे भी नहीं होता है सॉल्व तो आपने ज़रूर पीडियाट्रिशियन की हेल्प लेना चाहिए, आपने उनसे बात करनी चाहिए ताकि ये इशू सामने बड़ा ना हो, ठीक है। तो इसमें ये जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ रहते हैं ना, एक बार होने के बाद इसको ट्रीट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट जाता है, उसमें बहुत लंबी ट्रीटमेंट चलती है और बच्चे भी थोड़े परेशान हो जाते हैं, पेरेंट्स भी परेशान हो जाते हैं। तो सबसे बेस्ट है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आप प्रिवेंशन पे ध्यान दीजिए, ये प्रॉब्लम हो ही ना इतना बड़ा कि हमें इलाज करना पड़े, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। ज़रूरत लगे तो आप
डेफिनेटली बच्चों के साथ थोड़ा बात कीजिए, अपने डॉक्टर्स के साथ बात कीजिए, उनको काउंसलिंग के लिए लेके जाइए। सो दैट्स इनफ फॉर नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो या फिर पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पे कंसल्ट कर सकते हो। थैंक यू।